नमस्कार, मैं हूं रहित राकेश टंडन। आप देख रहे हैं देश का सवाल। रूस यूक्रेन युद्ध में 22 दिनों से घमासान जारी है। रूस लगातार यूक्रेन पर हमले तेज करता जा रहा है, वहीं यूक्रेन भी लगातार रूस के हमले का पलटवार भी कर रहा है। इंडिया न्यूज इकलौता चैनल है जो वॉर जोन से लगातार आपको युद्ध की कवरेज दिखा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आर पार की लड़ाई जारी है। रूस के लिए यूक्रेन की लड़ाई उतनी आसान नहीं दिख रही है जैसा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उम्मीद थी। दावा यह भी है कि इस लड़ाई में रूस के 7,000 से ज्यादा सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि रूस संभवतः तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर चुका है। इस युद्ध को रोकने के लिए शांति समझौतों पर भी चर्चा हो रही है। यूक्रेन ने फिर कहा है कि शांति के लिए सबसे पहले युद्ध विराम जरूरी है। इसी बीच भारत के रूस से तेल खरीदने की चर्चा पर अमेरिका ने कहा है कि इससे रूस के खिलाफ पाबंदियों का उल्लंघन तो नहीं होगा, लेकिन अगर भारत ऐसा करता है तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गलत संदेश देगा। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अमेरिका खुद इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेकर भारत को नैतिकता की दुहाई क्यों दे रहा है। सवाल यह भी है कि जंग में 22 दिन से घमासान जारी है। इस बीच आखिर पुतिन का प्लान क्या है? क्या पुतिन यूक्रेन में फंस गए? बड़ा सवाल है। इन सारे सवालों पर हम अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन यूक्रेन से इंडिया न्यूज रिपोर्टर जयप्रकाश और राहुल गौतम से युद्ध का ताजा अपडेट ले लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, जी हां, एक बड़ी खबर सीधे यूक्रेन के मारियोपोल में रूस का बड़ा हमला। थिएटर को बनाया निशाना, 1000 लोग मौजूद थे। रूसी सेना के हमले में कई लोग मारे गए और ये मारियोपोल थिएटर जहां पर लोग बचने के लिए थे कि वहां बच जाए, लेकिन नहीं बचे हैं। हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर। बार बार और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मारियोपोल के उस थिएटर की जिसको रूस ने निशाना बनाया है। क्या हाल हो गया इस थिएटर का आप देख सकते हैं। और बड़ी और संवेदना वाली खबर यह है कि इस थिएटर में ज्यादातर बच्चे और महिलाएं थे जो इस हमले का शिकार हुए। इंडिया न्यूज ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रही है। एक बड़ी खबर और, जी हां, बड़ी खबर और, सीधे वॉल का रुख कर लेते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर क्या है आपके वॉल पर? रूसी हमले में फुटबॉल स्टेडियम को तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूसी हमले में फुटबॉल स्टेडियम को तबाह कर दिया गया है। कीव के फुटबॉल स्टेडियम पर भी हमला किया गया है, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। चाहे वो थिएटर हो, रेजिडेंशियल एरियाज हो, फुटबॉल हो, उन सब स्टेडियम्स को रूस अपना निशाना बना रहा है। पहले ये कहा गया था कि सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को ही ठिकाना बनाया गया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वॉर फुट पर रशिया लड़ रही है। ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, कीव से लाइव तस्वीरें हैं। ये फुटबॉल मैच था, ये सैटेलाइट इमेज है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और पहले की इमेज आपको दिखाई जो फुटबॉल स्टेडियम था, उसके बाद जब अटैक हुआ है उसके बाद इस स्टेडियम में क्या बता, ये पहले की तस्वीर है, लाइटेड तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये पूरा फुटबॉल स्टेडियम था और उसके बाद जब अटैक हुआ है उसके बाद की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। सायरन, एक और बड़ी खबर जी, यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूसी सेना ने खार्किव पर बड़ा हमला किया है। जी इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खार्किव पर एक बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने खार्किव के बाजार को बनाया निशाना। हमले में बाजार की कई दुकानें और मॉल तबाह हो गए। स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये खार्किव खूबसूरत शहर और ये जो मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। दरअसल युद्ध की तस्वीरें ऐसे ही होती हैं जो हमेशा जब भी आप देखेंगे तो यही कहेंगे कि साहब ये युद्ध क्या होना जरूरी था, लेकिन हां, ये जिद होती है, इसीलिए युद्ध होता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि बदलते घटनाक्रम से दुनिया से पश्चिमी देशों का प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। पुतिन ने यह भी कहा है कि पश्चिमी देशों के महत्वाकांक्षा की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ रही है। All ways to resolve the matter peacefully, the problem that occurred not by our fault, and in this regard we were forced to launch this special military operation.
The Russian troops near Kiev, near other Ukrainian city, has nothing to do with our intention to occupy the country. That's not our objective. आइए अब आपको सुनाते हैं कि शांति समझौते पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का क्या कुछ कहना है. Сильної країни. Нарешті вдалося звільнити з полону мера Мелітополя. Нашого українського Мелітополя, який не підкорився і не підкориться окупантам. Іван Федоров на свободі. Говорив з ним сьогодні. Російські військові викрали його ще 11 березня. Намагалися схилити до колаборації. Але наш хлопець, він наш, тому витримав. Не здався. Як витримуємо ми всі, ви всі, як ми всі не здаємось, бо ми українці і завжди захищаємо своїх і своє. Сьогодні в Бердянську знову відбулася акція протесту. Протесту проти окупантів з Російської Федерації. Тисячі хоробрих, мирних людей вийшли проти озброєних російських військових. І сказали їм усе, усе, на що вони заслуговують. Це дуже важливо. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि पुतिन एक वॉर क्रिमिनल है. बड़ा आरोप लगाया. सुनिए. I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? War criminal, sir. Are you ready to talk about I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? एक बड़ी खबर. जी हां, सायरन मतलब एक बड़ी खबर. बड़ी खबर क्या है आपकी स्क्रीन पर? यूक्रेन मुद्दे को लेकर अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, जी हां, भड़के रूस का बाइडेन पर पलटवार. जी हां, रूस ने भी पलटवार किया है. क्या कुछ कहा है? यूएस प्रेसिडेंट का बयान अस्वीकार और अक्षम्य है. जी हां, वॉर क्रिमिनल की उपाधि दी थी पुतिन को और कह दिया है कि स्वीकार नहीं है. यही जो टेंशन्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं रूस और अमेरिका के बीच में भी, चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे एक दूसरे के प्रेसिडेंट्स को बाहर करना आने के लिए, और उसके बाद अब वॉर क्रिमिनल की उपाधि देना. रूस और यूक्रेन में तनाव कम नहीं हो रहा है. एक तरफ बातचीत का दौर चल रहा है, एक तरफ कई मध्यस्थ बातचीत कर रहे हैं, एक तरफ यूक्रेन में ज़ेलेंस्की साहब ने अपील करी है कि हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर. एक तरफ रूस ने भी यह माना है कि जो उसका मिशन था, टारगेट्स था, वो पूरा हो गया है, लेकिन युद्ध 22वें दिन भी जारी है. एक बड़ा पैनल हमारे पास है, सीधे अपने पैनल की तरफ आपको लेकर चलते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान, पूर्व उप सेनाध्यक्ष हमारे साथ हैं. मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ के रूप में. साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ए.के. सिवाज साहब भी हैं रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ. और दीपक वोरा, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय. बहुत स्वागत है आप सबका. के सिन्हा सर, आपसे ही शुरुआत करेंगे क्योंकि जो मसौदा चल रहा था, एक तरफ बातचीत है, एक तरफ सैंक्शंस हैं, एक तरफ ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, नाटो की तरफ अब हम नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कह रहे हैं कि हम आखिरी गोली और आखिरी आदमी तक लड़ाई जारी रखेंगे. इन सब का मतलब क्या हुआ? और एक ब्रॉडर पिक्चर में क्या आपको लगता है कि जो टारगेट्स थे यूक्रेन में, उसको रूस ने खत्म कर दिया है और अब कीव की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रूस भी फंसा हुआ महसूस कर रहा है 22 दिन के बाद? सिन्हा सर. देखिए राजीव, रूस को यदि हम कहें कि वो फंस गया है, उसका और ये नैरेटिव्स हैं, वो नैरेटिव चलाती है वेस्ट, और उसको 7 दिन में कहते थे शायद फंस गया है, अब 22वें दिन भी कह रहे हैं. मैं आपसे केवल एक ही जो आकलन करूंगा, वो आकलन करूंगा 22 दिन की युद्ध की कहां पहुंची है और क्या होने की संभावनाएं. देखिए जो चीजें हैं, पुतिन को देखिए, जो पुतिन कहते हैं उनके बातों को ध्यान कीजिए. उन्होंने 3-4 बार बताया है और भाई क्लियरली बताई है. डीमिलिटराइजेशन, वो जब मिलिट्री एम बताते हैं कि डीमिलिटराइजेशन एक एम है और फिर डीनाजिफिकेशन, ये 2 एम उन्होंने रखे जो मिलिट्री एम है.
जो उन्होंने जो पॉलिटिकल एम रखे कि आप नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे, आप ईस्टवर्ड नहीं आएंगे, नाटो का विस्तार नहीं होगा, उन्होंने ये बात रखी थी यूक्रेन के लिए। और उन्होंने डोनेस्क एंड जो लुहांस्क है अदर देन क्रीमिया, उसको उन्होंने 2014 में ही ये कर दिया था। 2015 और 16 में ये उनके मिन्स्क अकॉर्ड के अंदर में मेंशन्ड है, ये दो एलपीआर और डीपीआर। तो उसके अंदर में केवल 30% उनकी थी कब्जा, उसको उन्होंने 70% करना था। मेरे ख्याल से तकरीबन वो हो चुका है, मॉपिंग ऑफ ऑपरेशंस चल रहे हैं। ठीक है। तो जब रूस कहता है कि हमने अपने जो एम्स के आए थे हम अचीव कर लिए, क्योंकि देखिए जेलेंस्की कहते हैं कि हम नाटो में जाने की कोई इच्छा नहीं, तो उनका एक मिलिट्री एम था कि आप विस्तार ना करें, इसको एक बात कहते हैं, उसके ऊपर समझौता नहीं हुआ। वो तो पहले कह रहे थे कि कहीं भी आइए हम बैठ करके बात करेंगे और पुतिन साहब से, बट पुतिन साहब को टाइमिंग्स चाहिए। और कहीं पर मेरे को ऐसा लगता है कि पुतिन साहब ने अपने एम को थोड़ा बढ़ाया है। वो शायद हो सकता है थोड़ी गलती हो, क्योंकि इतना रेजिस्टेंस नहीं आया मेरे अनुसार जितना पुतिन साहब ने अपने वॉर गेम्स के अंदर जो 3 किए थे उसमें देखा था, जो 24 दिन का था, 28 दिन का और 32 दिन का किया था उन्होंने। तो उन्होंने वो रेजिस्टेंस अभी नहीं मिली, क्योंकि देखिए कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई नो फ्लाइंग जोन नहीं करना चाहते उन्होंने। हाइपरसोनिक, ठीक है, अब इस पर नो फ्लाइंग जोन पर एक टिप्पणी हम लेंगे दीपक वोरा सर से भी, और आपके पास भी सीना सर आऊंगा, शिवाज सर आप भी हैं। आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकूंगा। युद्ध के धमाकों के बीच इंडिया न्यूज की टीम कीव में मौजूद है। कीव और उसके आसपास के इलाकों की ग्राउंड रिपोर्ट पल पल हमारे संवाददाता आपको दिखा रहे हैं। कीव से इंडिया न्यूज के रिपोर्टर राहुल गौतम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मैं मौजूद हूं कीव यूक्रेन में, जो कि एक बैटल ग्राउंड बन चुका है, और इंडियन न्यूज अकेला चैनल है जो कि यहां से अभी भी रिपोर्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये मेन स्क्वायर है कीव का, और यहीं पर रोड ब्लॉक बनाए गए हैं। जो पूरा कीव शहर है उसमें अलग अलग रोड ब्लॉक्स बनाए गए हैं, ताकि अगर रशियन फोर्सेस अंदर घुसती हैं तो उनको रोका जा सके। जो कीव है उसकी जो पूरी डिफेंस है, पूरी जो सुरक्षा है, वो डिपेंड करती है अर्पिन पे। अर्पिन एक शहर है जो कि यहाँ से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है, और वहां पर एक बहुत बड़ा फ्रंट खुला हुआ है रशियन फोर्सेस की तरफ से। रशियन ट्रूप्स वहां से अंदर घुसना चाहते हैं ताकि जो वो अपनी आर्टिलरी है उसको आगे बढ़ा सकें, और जिसके बाद जो ये पूरा शहर है वो रशिया की तोपों की जद में आ जाएगा, और उसके बाद इसके ऊपर जो बमबारी है वो बहुत तेज हो जाएगी। इसके अलावा एक और शहर है बूचा, जो कि यहाँ से कम 30 किलोमीटर दूर है, और वहां पर भी एक बहुत बड़ा मुहाना खुला हुआ है। वहां से भी एक फ्रंट खुला हुआ है, रशियन फोर्सेस अंदर घुसने की कोशिश कर रही हैं। देखिए लगातार रशिया जितने भी शहर हैं, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो, इन पे बमबारी तो कर रहा है, लेकिन अगर इन शहरों को वो जीतना चाहता है तो जाहिर है उसको अपनी फोर्सेस को इन शहरों में दाखिल करना होगा, ताकि इन शहरों पर वो काबिज हो सके। जिस तरीके का रोड ब्लॉक अभी आप देख रहे हैं, ऐसे रोड ब्लॉक्स सारे कीव में मौजूद हैं, जिसमें जो सैंडबैग्स होते हैं उनके पीछे फौजी खड़े होते हैं, और एक पूरी प्रिपेयर्ड है कीव कि अगर रशियन फोर्सेस घुसती हैं तो आखिरी व्यक्ति और आखिरी गोली तक ये लड़ाई जाएगी। और यूक्रेनियंस जो सरकार है और जो लोगों ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में नहीं झुकेंगे और उस लड़ाई को अंतिम पल तक और अंतिम गोली तक लेकर जाएंगे। कीव से मैं राहुल गौतम वेंकटेश के साथ इंडिया न्यूज के लिए। आपने कीव से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखी। पूरे देश में इकलौता एक चैनल है इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स जो इस वक्त कीव से रिपोर्ट कर रहा है। जाबाज रिपोर्टिंग जयप्रकाश रमैया और राहुल गौतम की। सीधे अपने पैनल पे चलते हैं। दीपक वोरा सर के पास चलना चाहूंगा, पूर्व सचिव है विदेश मंत्रालय से। दीपक सर, मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, और मुझे लगता है कि जो आम इंसान है जिसका इंटरेस्ट होगा, जो यूक्रेन को पढ़ता होगा, समझता होगा, रूस को पढ़ता होगा, उसका भी इंटरेस्ट होगा। एक तरफ चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, यूरोपियन हो, अमेरिकन सीनेट हो, तालियां बज रही हैं जब वो भाषण दे रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं, तालियां बज रही हैं, लोग खड़े हो रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। एक छोटा सा एयर स्पेस क्लोजर मांगा था, नाटो से मदद मांगी थी। लोगों ने कहा साहब इतने $1 मिलियन ले लीजिए। $1 मिलियन कहां जाएंगे जब कुछ बचेगा ही नहीं वहां पर। किसी ने कोई मदद नहीं करी, सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन है जो ज़ेलेंस्की साहब को मिल रहा है। तो स्टैंडिंग ओवेशन तो जब वो कॉमेडियन थे तब भी मिलता था। इस वक्त तो जरूरत थी कि देश साथ आए। कितने देश साथ खड़े होंगे? पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं, जस्टिस स्टूडेंट खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, ताली बजा रहे हैं, कह रहे हैं साहब फाइटर है, लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। तो ठीक है, आज की बात,
10 साल, 20 साल, 25 साल बाद जब लिखा जाएगा इसके बारे में, तो यह भी लिखा जाएगा कि साहब ये वो बड़े देश थे जो यूक्रेन के साथ ताली बजा रहे थे, लेकिन वहां जनता मर रही थी, बेकसूर मर रहे थे, लेकिन कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। इसीलिए जब भी युद्ध करिए अपने दम पे करिए। वोरा साहब। आभारी हूँ, प्रिविलेज है कि आपने मौका दिया है अपने प्रोग्राम में शामिल बहुत होने शुक्रिया का। लेकिन मैं इस समय न्यूयॉर्क में हूँ, अपने बेटे के अपार्टमेंट में। 7:45 बजे हैं सुबह के और 6 डिग्री तापमान है। लेकिन एक शिकायत भी है, आपने 3 जनरल साहिबान के बीच में एक डिप्लोमेट को खड़ा कर दिया। मैं तो बिल्कुल आउटनंबर्ड महसूस करता हूँ अपने आप को। आपने अभी जिक्र किया था, इन्होंने जो भाषण दिया था यूएस कांग्रेस को कल 16 तारीख को ज़ेलेंस्की साहब ने, मैं वो सुन रहा था। उन्होंने 9/11 का जिक्र किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पर्ल हार्बर का। कुछ कांग्रेस में महिलाएं रोने लगी, बोला कि अमेरिका तो फ्री वर्ल्ड का लीडर है। और जैसा आपने बिल्कुल सही फरमाया, खड़े होकर लोगों ने तालियां बजाई। फिर उन्होंने कहा कि नेटो को नो फ्लाई जोन करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा जी क्या बोल रहे हो जी, अरे लाइन खराब है, हम नहीं सुन रहे आप क्या बोल रहे हैं। ये चीजें नौटंकी है। ये नौटंकी का आदमी ये सोचता है सर कि इस टाइप से जो खड़े होकर ताली बजाते हैं उसका मतलब है कि वो लोग मेरे साथ सहमत है। सर अगर आप 1 मिनट दें, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, एक फीमेल प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम बेलारूस जो रूस का दोस्त है, ये 2 साल पहले की बात है, लिथुआनिया में अब रहती हैं, आप नाम जान जाएंगे। मैं उनसे मिला हुआ हूँ, लिथुआनिया में मैं आपका राजदूत था। उन्होंने ये कहा था जब इलेक्शन होने वाली थी कि मैंने सोचा कि अगर मैं एंजेला मर्केल और इमैनुअल मैक्रोन से कह दूं तो वो फोन करेंगे बेलारूस के राष्ट्रपति को, झाड़ लगाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। कहती है अब मुझे इस बात का एहसास हुआ। सर ये बहुत जरूरी है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, अंग्रेजी में कहती हैं, अपने लोगों के बारे में बात करना, उनकी जो सफरिंग्स हैं उसके बारे में बात करना, और जो दूसरे लोग जो सुन रहे हैं उनका ध्यान कहीं और होता है। ज़ेलेंस्की साहब को ये समझ जाना चाहिए, कोई भी अपनी सिक्योरिटी को जोखिम में नहीं डालेगा ज़ेलेंस्की साहब की मदद करने के, यूक्रेन की मदद करने के लिए। आखिर यूक्रेन का ये क्या महत्व है पूरी दुनिया में। सर आज से 6 महीने पहले तो शायद आधे भारतवासियों ने या 3/4 विश्व के लोगों ने यूक्रेन का नाम तक नहीं सुना था। बस एक चीज ये जो कर दी है सर, बात होने वाली थी, और ये मेरे तजुर्बे में मैंने कई बार देखा है, जनरल साहब मेरे साथ सहमत है, बात होने वाली थी यूक्रेन और रूस के बीच। तो ये जो बुजुर्गवार हैं वॉशिंगटन में, जो भी इनका नाम है क्या नाम है, सैंक्शंस मास्टर जो हैं, जो बाइडेन, तो वो बोले कि ये वॉर क्रिमिनल है। ये क्या आरोप लगा रहे हैं? आपका मतलब ये कहने का है कि पुतिन साहब अब मैं आपसे, कोई भी आपसे बात नहीं करेगा क्योंकि आप वॉर क्रिमिनल हैं। इसका मतलब ये ऐसा दुनिया को याद दिला रहे हैं मोहम्मद गद्दाफी, अब्दुल्ला सालेह यमन के, सदाम हुसैन इराक के, चार्ल्स टेलर लीबिया के। क्या बात कर रहे हैं सर? आपको याद है जनरल साहब, आपको पता होगा बशार अल असद जो सीरिया के राष्ट्रपति हैं, जब भारत आए थे उन्होंने एक चीज कही थी कि मैं डटा हुआ हूं क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं गया तो जो मिलोसेविक जो यूगोस्लाविया के लीडर, उनके साथ जो हुआ था मेरे साथ होगा। सर एक फाइनल चीज, इस चीज में ऐसे जंग में सब लोग ताली बजाएंगे, सब आपको प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन आपकी मदद करने आप खुद ही रहे नहीं। तो ये समझ जो थी यूक्रेन की वो गलत थी, जो स्ट्रैटेजी थी वो गलत थी, और खामियाजा आम इंसान जो है, यूक्रेन की पब्लिक है, जो डाटा बता रहा है लगभग 20 से 22 लाख लोग छोड़ के जा चुके हैं, मेट्रो स्टेशंस पर हैं, बच्चों के पास खाने के लिए सामान नहीं है, दूध नहीं है, पानी नहीं है, हर समय शेलिंग्स हो रही हैं। तो ये आप कहेंगे कि जो मैच्योरिटी होनी चाहिए थी ज़ेलेंस्की में, वहां वो फेल किए, या फिर नाटो और खास तौर से अमेरिका ने जबरदस्ती आगे किया यूक्रेन को? ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जब काबुल गिरा था ना पिछले साल, सर आपको याद होगा, तालिबान आए थे, तो यूरोपियन यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ क्या बोले, अरे वहां तो बहुत सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। अरे तालिबान परवाह करता है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की? आप बयान पे बयान देते जा रहे हैं, तबाही तो मच रही है यूक्रेन में, उसकी मिसकैलकुलेशन है ज़ेलेंस्की की। सर एक अफ्रीका में, बहुत साल में अफ्रीका में रहा हूं, एक कहावत है, हाथी लड़ते हैं घास का नुकसान होता है। ठीक है, मिसकैलकुलेशन। आऊंगा सर, आपके पास वापस आऊंगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज काद्यान जी हैं, पूर्व उप सेनाध्यक्ष। राज काद्यान सर, आपने सुना, देखिए किसी भी चीज के 2 पहलू हम मानते हैं। जब जंग भी होती है तो एक डिप्लोमेटिक लाइन जो होती है वो खोली जाती है, उस डिप्लोमेसी को हमने समझने की कोशिश करी।
दीपक वोरा जी से, बहुत सीनियर आदमी है, पूर्व सचिव है विदेश मंत्रालय के, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि टैक्टिकल और स्ट्रेटजी में कहां यूक्रेन फेल किया। ये तो एक स्ट्रेटजी की बात हो गई जहां यूक्रेन फेल हुआ। अब आपसे सेना की बात समझना चाहते हैं काद्यान सर, रूस की गलती कहां हो गई? क्या उसने आंकने में गलती करी, ओवर कॉन्फिडेंट था, या वो अपने हिसाब से अपनी टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजी के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और मजबूर कर रहा है कि यूक्रेन सरेंडर करे? काद्यान साहब। राजीव, मेरा मानना है ये लड़ाई रशिया और अमेरिका के बीच में है। यूक्रेन तो युद्ध क्षेत्र है और जेलेंस्की एक स्पोक्स पर्सन है, जो यूएस वाले बोलते हैं वही बोलते हैं। जहां तक नेटो का सवाल है, बाकी के नेटो के देश यूएस की लाइन फॉलो करते हैं, क्योंकि पैसा नेटो में ज्यादा यूएस देता है। यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से उसके ओशन है, वो पूरा डिफेंडेड है, तो वो लड़ाता जाएगा, उसको कोई दिलचस्पी नहीं है कि लड़ाई जल्दी खत्म हो। अब जो समाचार आप आंकड़े, आप कहते डेटा जो आया है, एक तरफा आ रहा है। तो सिन्हा साहब ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूं उनकी बात। पुतिन इतने गैर जिम्मेवार नहीं हो सकते कि बगैर सोचे समझे अपने जनरल्स के कहने पर ये लड़ाई शुरू कर दे। उन्होंने पूरा विचार किया है। ये तो हम कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया, शायद कहीं ना कहीं वो उनकी प्लान चल नहीं रही। अगर आप इतिहास देखें, हिटलर बिल्कुल एक तरफा जब पोलैंड पर हमला किया था 5 हफ्ते लगे। जब पोलैंड छोटा भी देश है, कोई मुकाबला नहीं था। स्टालिन ने जब फिनलैंड पर हमला किया था 1939 में, तो कामयाबी नहीं हुआ था, महीनों लग गए। तो ये मानना है कि भाई क्योंकि 3 हफ्ते हो गए तो पुतिन फेल हो गया, शायद ये सलाह सही नहीं। उनके अपने प्लान है कि अब सबसे जरूरी। ठीक है, 1 मिनट आप सबको रोकूंगा, सायरन की आवाज है, बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है स्क्रीन पर आपके? रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। युद्ध में अब तक 14,000 रूसी सैनिक ढेर हुए हैं। यूक्रेन का कहना है रूसी सेना ने 444 टैंकों को भी तबाह किया है। रूस के 108 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं। यूक्रेन का 86 रूसी फाइटर जेट मार गिराने का भी दावा है। रूस के 43 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर भी तबाह हुए हैं। 60 रूसी फ्यूल टैंक भी नष्ट किए गए हैं। 72 रूसी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी ध्वस्त हुए। लंबी फेरिस्त है। सीधे के सिन्हा साहब के पास। सिन्हा साहब, ये जो दावा है जो यूक्रेन कर रहा है, एक लंबी चौड़ी फिगर है, मतलब मैंने अभी जो फिगर पढ़ी होगी शायद 60% ही फिगर पड़ी है और 40% और है। हालांकि इसकी तस्वीरें हमारे पास कम है। मारियोपोल, कीव, खार्किव, लीव की तस्वीरें ज्यादा है। क्या ये सिर्फ एक माइंड गेम है कि हाँ साहब हमने भी इतना तबाह कर लिया, या वाकई युद्ध जब होता है तो नुकसान तो दोनों तरफ होता है, लेकिन क्या इतना भारी नुकसान रूस को भी हुआ है? देखिए, जो आंकड़े आ रहे हैं उनके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये एब्सोल्युटली एक्सेलरेटेड है। देखिए, रूस ने और पूरे इतिहास बदल देगा ये लड़ाई के वॉरफेयर की। काद्यान साहब बैठे हैं। देखिए, हम सभी लोग ये कहते रहे कि उसको कीव उसका टारगेट है। अभी आपके रिपोर्टर साहब कहते हैं वो जीतना चाहता है। क्या जीतना चाहता है? रूस बार बार नॉट कम हियर टू कैप्चर। मैं कैप्चर करने नहीं आया हूं। हम लोग कहते हैं कीव गिरेगा, कीव के अंदर में लड़ाइयां होंगी, मारे जाएंगे और फिर हार हो जाएगी रूस की। देखिए, वो आपको अपने इतना उसने वॉरफेयर को चेंज कर दिया है, और इसको पढ़ने की चेष्टा कीजिए। कहीं भी अपने लॉजिस्टिक लाइन को उसने 30 से 40 किलोमीटर से ज्यादा नहीं बढ़ाया है। और ये सबसे, क्योंकि उसको पता है कि हम नहीं बढ़ाएंगे और आपको उसका कीव को कोई कब्जा नहीं करेगा। मैं पहले दिन से ये कहता हूं, मेरा आकलन ये है। कीव में देखिए वो होगा, एरियल अटैक्स आएंगे, मिसाइल अटैक्स आएंगे, जैसे जैसे समय यदि उसका रेट्रीब्यूशन के उसके अनुसार, क्योंकि कहीं ना कहीं यह मुझे ऐसा लगता है पुतिन साहब ने अपने एम को थोड़ा इलाज किया है, क्योंकि इतना रिस्पांस नहीं, वो एक्सपोज तो कर दिया उन्होंने नाटो को। ये भी कह दिया कि नाटो आगे नहीं बढ़ेगा। अभी तक तो केवल जेलेंस्की कह रहे हैं, नाटो की तरफ से। सर, एक छोटा सवाल। हाँ। सिन्हा सर एक सर, नाजीवाद को खत्म करना, डीमिलिटराइज करना, जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनको तबाह करना, और रूस की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था कि हम अपने मिशन में लगभग कामयाब हैं, जो हम चाहते थे हम वो कर चुके हैं। और बार बार रूस ये बात भी कह रहा है कि हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, बार बार रिपीट कर रहा है इस बात को कि हम नहीं कब्जा करना चाहते हैं।
तो ये जो मिशन है रूस का, अब तो नाटो को भी दबा लिया, यूरोपियन कंट्रीज को भी दबा लिया, अमेरिका को भी दबा लिया, तो ये जो मिशन रूस का है यूक्रेन में, अगर कब्जा नहीं चाहते हैं, डिमिलिटराइज करना चाहते हैं, न्यूक्लियर एसेट्स तबाह कर लिए, तो ये मिशन का अब अंत कहां होगा? सिन्हा सर। हाँ, देखिए, जो उन्होंने लार्ज किया है वो एक है कि आप हमारे पे सैंक्शन, देखिए अब आर्थिक लड़ाई शुरू हो गई है। जो भारत भी कह रहा है कि हम तेल खरीदेंगे, और अमेरिका कहता है कि, और वो कहता है कि आप यूरोप में नहीं रोक पाए, भारत कहता है हम न रुपया और रूबल के ऊपर में, चाइना इसमें जुड़ने वाला है, वो कहता है हम वान भी ले आएंगे और हम एक ऐसा बनाएंगे, अभी गोल्ड की बात हो रही है सिस्टम की। तो देखिए वो इसको फेल करेगा, और उसने लार्ज किया अपने एम को। मेरा जैसा रीडिंग वो कहता है कि जो आप सैंक्शन की बात करते हैं ना, और देखिएगा नाटो को तो एक्सपोज कर दिया कि आएंगे नहीं, पत्रे भाजेंगे, सब एक्सरसाइजेस करेंगे, मगर हेल्थ के लिए नहीं आएंगे। 20 साल नाटो की पूरी फौज लड़ी है अफगानिस्तान में, गोरा साहब से पूछे, 20 साल आपने कभी नहीं पूछा कि 20 साल क्या हो गया। ये नई चीज है सिन्हा सर, क्योंकि जो हम 22 दिन से बातचीत कर रहे हैं, ये नया पॉइंट आपने दिया है, इनहांस किया है अपने प्लान को। इस पर चर्चा करेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ रहिए, सिर्फ 30 सेकंड का वक्त दीजिए। एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। हम अपने पैनल की तरफ चले, लेकिन उससे पहले आपको एक बार वॉर रूम लेकर चलते हैं। वॉर रूम में दिखाते हैं कि आखिर टैक्टिकल सिचुएशन क्या है, कीव, खार्किव, लीव के आसपास, मारियोपोल की क्या स्थिति है और रूसी सेना कहां पर है। ओवर टू यू रोहित। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, कीव पर रूस अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है और कीव पर कब्जा करने की कोशिश लगातार जारी है उसकी। लेकिन एक संस्था है जिसने एक फिगर जारी की है और ये बताया है कि रूस किस तरीके से कीव के अलावा जो बाकी जगह है यूक्रेन की, वहां पर मजबूत होता जा रहा है। और ये जो मैप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये वो एरियाज हैं जहां पर इस संस्था के मुताबिक, ये एक वॉर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मुताबिक रूस का इन एरियाज पर कब्जा हो चुका है। ये पूरे जो रेड मार्किंग के साथ जो मैंने एरिया लिए हैं, ये सारे वो एरियाज हैं जिस पर रशिया इस वक्त डोमिनेटिंग पोजीशन पर है, कब्जा कर चुका है। चेर्नोबिल का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इस पर कब्जा किया है रूस ने, इस बात को बहुत क्लियर है। इसके अलावा चेर्निहिव है, यहां पर कब्जा किया है, सूमी पर कब्जा किया है, खार्किव पर कब्जा किया है। इसके अलावा खेरसोन पर काफी पहले ऑलरेडी जो रशिया है वो कब्जा कर चुका था। रशिया की सेना यहां पर बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में है। इसके अलावा मारियोपोल पर भी बहुत डोमिनेटिंग पोजीशन में थी रशिया की सेनाएं, लेकिन अब इस संस्था के मुताबिक मारियोपोल पर भी रूस का, रशियन सेना का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। इसके अलावा बेदेरांस्क का ये इलाका है जहां पर कब्जा हुआ है, और जेपोर्जिया न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये वो सब एरियाज हैं जहां पर कब्जा हो चुका है। और जिसको क्रीमिया की हम बात बता रहे हैं, क्रीमिया तो ऑलरेडी 2014 से रूस के कब्जे में है, और क्रीमिया के जरिए ही जो रशिया है, जो रूस है, वो एक नया कॉरिडोर बनाने की कोशिश में है। तो इस मैप के जरिए मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे जो एरियाज हैं, ये जितने भी रेड मार्किंग वाले एरियाज हैं, ये सारे इस वक्त रशिया की चपेट में आ चुके हैं, रशिया के कब्जे में आ चुके हैं। लेकिन हां, अभी भी कीव पर कब्जे से रशिया जो है वो काफी दूर है। लेकिन अब इस वक्त यह जानना जरूरी है कि रशिया की अगली रणनीति क्या है, क्योंकि एक डर, यूक्रेन जैसा डर अब 3 और देशों में है। ये वो देश हैं जिनके बॉर्डर्स यूक्रेन से लगते हैं। ये देखिए, ये यूक्रेन का पूरा जो मैप है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन यूक्रेन के बॉर्डर से लगने वाला है जो ये लिथुआनिया एक छोटा देश है, इसके अलावा लातविया एक छोटा देश है, और ये एस्टोनिया। अब इन 3 देशों को भी इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यूक्रेन के बाद रशिया का अगला टारगेट हम हो। इसके पीछे जो आशंका जाहिर की जा रही है वो इसलिए किया जा रहा है कि रशिया यूक्रेन पर कब्जे के साथ ही जैसे ही यूक्रेन पर कब्जा होगा, और हो सकता है कि बिना पूरा कब्जा किए भी इन एरियाज को रशिया निशाना बनाए, इस तरह की आशंका जाहिर की गई है। और ये डर अब इन 3 देशों में, जिसमें ये लिथुआनिया है, लातविया है और एस्टोनिया है, ये 3 देश हैं जिनमें अब डर सता रहा है कि वो रशिया का अगला टारगेट हो सकते हैं। तो बात यह है कि अभी तक की रणनीति के मुताबिक रशिया यहीं पर बस करने वाला नहीं है। अगर उसका यूक्रेन पर कब्जा हो भी जाता है तो रशिया यहां पर रोकने वाला नहीं है। वो यूक्रेन बॉर्डर से लगते हुए जो 3 छोटे छोटे देश हैं, इनको भी अपने कब्जे में ले सकता है। ओवर टू यू मेन स्टूडियो। हमने आपको स्क्रीन पर वॉर रूम में समझाया टैक्टिकल और सिचुएशन क्या है इस वक्त यूक्रेन में, खासतौर से उन शहरों की जहां लगातार बम्बार्डमेंट हो रहा है। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं और शुरुआत मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब आपसे ही, क्योंकि आपने एक इनहैंस प्लान की चर्चा करी। वो इनहैंस प्लान रूस का क्या है? देखिए, रूस का सबसे बड़ा जो प्लान है कि वो एक जो ईस्टर्न यूरोप है और सेंट्रल यूरोप में एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर चाहता है। CSTO की बात करता है, मगर अभी दुनिया इसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं करती है। तो वो चाहता है कि नाटो का जो विस्तार कर रहे हैं, नाटो विस्तार ना करे और एक उसको मिले, और एक जायज है, उसकी बहुत जायज है, क्योंकि उसको
उसको खतरा ही है जो ईस्टर्न साइड से उसके ऊपर आता है, धीरे धीरे जिस तरह से घेर रहे हैं। देखिए क्या हुआ है कि इसके ऊपर में जो उन्होंने लगाया है, जो क्या किया, जो रशिया करना चाहता है, वो कहते हैं कि हमको आर्थिक तरीके से हम आपको मार देंगे और आप एब्सोल्युटली बैंकरप्ट हो जाएंगे। उनके ऊपर लगाया था, जब उन्होंने गए थे क्रीमिया के ऊपर में, तो लगाया था सैंक्शन। उसका $650 बिलियन का उसका फॉरेन रिजर्व हो गया। उसके अंदर में फूड नहीं होती थी क्योंकि बास्केट यूक्रेन था, मगर अब वो फूड सरप्लस पे चला गया है। वीट सप्लाई करता है और जो ये आपके मक्के सप्लाई करता है, शुगर का हो गया। तो जितना आप रशिया को प्रेशर में डालिएगा, रशिया उतना ही ज्यादा रियलाइंड होकर के सेल्फ सफिशिएंसी पे जाता है। अभी वो कहता है कि ठीक है, हम सेकंड, हमारे पास गैस एंड ऑयल है जो कि हम यूरोप में देते हैं। अब देखिए, इजराइल ऐसा देश कहता है कि हम किसी से नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे तो रशिया से खरीदेंगे। अब भारत कहता है, चाइना कहता है। अब आप बताइए, सऊदी अरेबिया और यूएई के पास जो आ रहे थे, जो कह रहे थे ना बूढ़े बाइडेन साहब, वो भागे आए, उनसे उनके फोन नहीं उठा रहे कि आप थोड़ा सा प्रोडक्शन को बढ़ा दीजिए जिससे स्टेबलाइज हो। इंडिया में कोई दाम बढ़ा, आपको ये मान के चलिए 3 महीने के अंदर में आप 70 या 80 रुपए में खरीदेंगे पेट्रोल का तेल। ये चीजें होंगी बदलाव, और वो प्रूव करेंगे कि ये जो सैंक्शन जो आप, हमारे यहां 1.3 बिलियन पीपल है, चाइना में 1.5 बिलियन पीपल है, हाँ। हम लोग 7 बिलियन तो पूरे विश्व के अंदर में। तो हमें ये जो छोटे लोग हैं, छोटे देश हैं, ये इस तरह से सैंक्शन जस्ट बिकॉज आप, ये नहीं चलेगा 20, इसका रीअलाइनमेंट होना है और होगा। और इसमें देखिए भारत भी उभर के आ रहा है। हमारी जो स्ट्रैटेजिक इकोनॉमी है उसके अंदर में अब आप उल्टा पड़ेगा ये, और इसको छोटे से मत आके कि कीप का कैप्चर हो जाएगा कौन। देखिए ये चीजें बड़ी हैं और बड़े तरीके से सोचेंगे तभी हम इसको समझ पाएंगे। हाँ, जल्दी खत्म होना चाहिए, रूस के हक में भी है। ठीक है, हम इस तेल का एक बड़ा खेल है, इसको समझने के लिए एक बार दीपक वोरा जी के पास चलते हैं। दीपक जी, अमेरिका ने भी इस बात को कहा है कि रूस और इंडिया जो बातचीत कर रहा है तेल को लेकर और सैंक्शंस को नहीं मान रहा है, ये गलत है। एक तरफ वो अमेरिका है, एक तरफ वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो एक तरफ सैंक्शंस लगा रहे हैं और थर्ड पार्टी से डील करवा रहे हैं, रूस के थ्रू तेल भी ले रहे हैं, सस्ता तेल ले रहे हैं, लगभग $22 सस्ता तेल मिल रहा है, जो मतलब मैंने पढ़ा है। थर्ड पार्टी इंगेजमेंट करके काम पूरा चल रहा है और भारत को मॉरल ग्राउंड पे बता रहे हैं कि साहब ये काम आपको करना शोभा नहीं देता है। वोरा जी, आपने अभी कुछ देर पहले होली का जिक्र किया था। क्षमा चाहता हूँ, कार्यक्रम की शुरुआत में आप सबको हैप्पी होली कहना चाहता था, जबकि खून की होली खेली जा रही है इस समय यूक्रेन में। सर, आपके वॉर रूम ने लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया का जिक्र किया जो सोवियत संघ के पहले हिस्से थे। अब वो तीनों देश हैं फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स जो नेटो के मेंबर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल पुतिन वहां हमला करेगा, आर्टिकल 5 नेटो का किक इन करेगा। जनरल सेना साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है, मिलिट्री एलिमेंट रशिया जीत रहा है, इकोनॉमिक वॉरफेयर रशिया को तकलीफ हो रही है, सोशल मीडिया वॉरफेयर रशिया हार चुका है। अब जो आपने जिक्र किया है कि ऑयल के बारे में हम पे प्रेशर डाल रहे हैं, मॉरली नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, ये अमेरिका का सिस्टम है। आपको याद होगा जब तालिबान ने हमला किया था 9/11 जब हुआ था ओसामा बिन लादेन साहब ने, तो उन्होंने पाकिस्तान को क्या कहा था कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो हमारे अगेंस्ट हैं। तो पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी बदली। हम डरते नहीं है सर, छोटे छोटे देश, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर सर, प्लीज जनरल साहब प्लीज लिसन टू दिस। छोटे छोटे देश जिनकी ताकत अमेरिका की नहीं है। अभी आपने जिक्र किया सऊदी अरेबिया, यूएई का, मैं बहुत से और देशों के बारे में कह सकता हूं जो श्री जो बाइडेन को कहते हैं भाई नहा के आ, हमें तंग मत कर, हमें कोई लेना देना नहीं है, ये जो तेरा जंग वहां चल रहा है तू लड़ता रहे उसके साथ। तो उनकी कैपेसिटी छोटे देशों की डिफाई करने की अमेरिका अब बहुत बढ़ गई है और अमेरिका की कैपेसिटी उन पर दबाव डालने के लिए घट गई है। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर इसमें से निकलेगा सर। 50 साल हो गए मुझे डिप्लोमेसी में, मैं इसको देख रहा हूं। तो ये जो ऑयल की जो पॉलिटिक्स है, अब इसका महत्व और कम होता जाएगा क्योंकि अब अमेरिका के पास और कोई वेपन नहीं। और क्या कर, कितने सैंक्शन लगाएगा? कोको कोला नहीं देगा, हैमबर्गर नहीं देगा, ये नहीं देगा, वो नहीं, उसके बाद क्या करोगे आप? अल्टीमेटली नेगोशिएटिंग टेबल, जनरल साहब लोग ये जो दोनों मेरे सामने बैठे हैं सीनियर ऑफिसर्स, ये हट जाएंगे और मेरे जैसे डिप्लोमेट्स टेबल पे आके कहेंगे बोल भाई क्यों लड़ रहा था, चल समझौता कर रहे हैं।
पुतिन बार बार समझौते का रास्ता देता है। जब वो कहता है अच्छा मैं कल जंग बंद कर दूंगा, सुन लीजिएगा सर, मुझे लगता है कि जो सैंक्शन मास्टर हैं बाइडेन साहब, ये बोलेंगे अच्छा जंग बंद कर दे, तेरे को हेग ले जाएंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सामने, जबकि अमेरिका ने साइन नहीं किया है रोम स्टैट्यूट, वो उसको मानता नहीं है, लेकिन वॉर क्रिमिनल, ये इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता सर। ठीक है पूरा साहब, एक चीज और, डिप्लोमेसी में कहा जाता है कि आप किसी देश और राष्ट्र अध्यक्ष को बहुत ज्यादा अगर चारों तरफ से कॉर्नर करते हैं तो वो और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि टॉक्स बंद हो जाती हैं, डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद हो जाते हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, इनवॉइस हैं, वो चले जाते हैं। तो आप इतना कॉर्नर करेंगे तो वो एग्रेशन और बढ़ेगा, डिक्रीज नहीं होता। 100% सर, एक कहावत है अंग्रेजी में, क्षमा कीजिएगा, अ कॉर्नर्ड डॉग स्टॉप्स बार्किंग, ही स्टार्ट्स बाइटिंग। अगर आप उसको कोने में धकेलते जाएंगे, भौंकना बंद कर देगा, काटना शुरू कर देगा। दूसरी भी कहावत है कि जॉ इज बेटर देन वॉर, यानी बातचीत करना जो हम करते हैं, इट इज बेटर देन वॉर, दो जनरल साहिबान करते हैं। इनका अगर संगम हो जाए, जॉ भी हो जाए और ज्यादा प्रेशर ना डाला जाए, जो लीडर है वहां के, उन गाली गलोच से कुछ नहीं होता है सर। अल्टीमेटली बैठेंगे टेबल पर, आप हमारी बात सुन लीजिएगा, 2 हफ्ते के अंदर ये टेबल पर बैठेंगे, ज़ेलेंस्की साहब चले जाएंगे, जो नई सरकार आएगी बोलेंगे हमें नेटो में जाने की कोई दिलचस्पी नहीं है, सब चीज ठीक हो जाएगी। और 50 साल के बाद लोग कहेंगे कि भाई ये यूक्रेन की जो तबाही हुई थी इसका कारण क्या था। फाइनली सर, जस्ट 30 सेकेंड, दोनों जनरल साहब को मालूम है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जोसेफ स्टालिन ने विंस्टन चर्चिल से पूछा था कि भाई तुमने जर्मनी पर अग्रेशन वॉर क्यों डिक्लेयर किया, तो चर्चिल साहब बोले वो पोलैंड को जिसको हड़प कर लिया था जर्मनी, वो कैथोलिक देश है, अगर हम ना करते तो पोप हम पे बिगड़ जाता। तो स्टालिन ने पूछा अच्छा पोप के पास कितनी बड़ी फौज है। यही रियलिटी है आज की सर, आप कुछ नहीं कर पाएंगे अनलेस आप टेबल पर बैठ के बातचीत करें, और पुतिन को गाली देने से आप उसको और ऑब्स्टिनेट और अग्रेसिव बना रहे हैं। आपने बिल्कुल सही समझा, मैंने अपने करियर में सूडान में देखा है, मैंने लिथुआनिया में देखा है, बांग्लादेश में बहुत बार देखा है। ठीक है सिन्हा सर, क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि वक्त भी थोड़ा कम है। ये जो लड़ाई है, एक तरफ बातचीत चली, आज भी बातचीत है, वर्चुअल बातचीत दोनों देशों के बीच में हो रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो थर्ड पार्टीज हैं, चाहे वो यूरोपियन देश हो, अमेरिका हो, बातचीत के बीच में जो बयान ये देते हैं, चाहे वो वॉर क्रिमिनल वाला बयान हो, सैंक्शंस का बयान हो, ये उस बातचीत में खलल पैदा करते हैं, और जो एक ट्रस्ट ब्रिज बनना चाहिए रूस और यूक्रेन के बीच में, वो नहीं बन पा रहा है दूसरी कंट्रीज की वजह से, खासतौर से अमेरिका? देखिए, अमेरिका तो ये चाहेगा कि वॉर जितना खींच सके खींचे, क्योंकि उसका कुछ नहीं जा रहा, उसको फायदा ही फायदा है। वेपन्स उसके बिक रहे हैं, उसको वो चाहता है कि रीअलाइनमेंट में हम कहीं पर बचे रहे, मगर दूसरे एक दूसरे से लड़ते रहें। और देखिए, इसमें अमेरिका को जितना लंबा खींचेगा उसको फायदा है, मगर ये ऐसी बात है नहीं, लोग समझते हैं। और जो चीजें चल रही हैं, जो आपका खास करके मैं ये देख रहा हूं, टर्की का छोड़ दीजिए, इजराइल के अंदर में वो कहा है कि शायद मीट करेंगे, तो ये चीज आज से मुझे ऐसा लगता है कि 28-29 दिन तक के हो जाना चाहिए। और वो कहता है कि ठीक है, हम डोनेट्स्क की भी बात करेंगे, लुहांस्क की भी बात करेंगे, हम क्रीमिया की भी बात करेंगे, इनका जो मेजर कंसर्न है वो है, और आप न्यूट्रल हो जाए। मगर बात आगे की है जो आपने दिखाया है कि इसके बाद क्या, पुतिन यहां नहीं रुकने वाले हैं और रुकना भी नहीं चाहिए। देखिए, उनको जो एक, वो ऐसा नहीं कि वॉर कर देंगे, पोलैंड में चले जाएंगे, यहां चले जाएंगे, ये लोगों की सोच है। तो जो रीअलाइनमेंट अभी वर्ल्ड ऑर्डर की होनी है, तो ये एग्रेसिव आपके अंदर में जो इकोनॉमिक वॉरफेयर खोला है उन्होंने कहा है कि इट इज मोर डेंजरस, परमाणु बम से भी ज्यादा खतरा है, तो उसके ऊपर में करना पड़ेगा। हमारे ऊपर भी आप सैंक्शन लगाते रहे, आप ऐसे सैंक्शन नहीं लगा सकते, और विश्व को इससे निकलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब आपका, राज कादियान सर आपका, और वोरा सर आपका, न्यूयॉर्क से जुड़े और स्पेशल कमेंट्स आपने दिए, बहुत शुक्रिया वोरा साहब आपका। कोशिश हमने करी कि दोनों चीज समझे, सेना कहां तक पहुंची है, सेना का क्या है। जितने भी विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि प्लान 2 पर पुतिन है, जो इनहैंस प्लान है। डिप्लोमेट वोरा साहब थे, उन्होंने साफ कहा आप पुतिन को जितना कॉर्नर करेंगे वो उतना एग्रेसिव हो जाएंगे। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।